हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लर्निंग्स में। आज के डेट में हमें देखिए पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले आज के हम जो छोटे से टॉपिक्स हैं उनको देख लेते हैं। जैसे पहला टॉपिक हमारा है ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं परासरण दाब क्या होता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस यानी कि समपरासरी विलयन क्या होते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यानी अति परासरी विलयन क्या होते हैं। और लास्ट टॉपिक है हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस यानी कि अल्प परासरी विलयन क्या होते हैं। इन चार टॉपिक को बेसिकली हमें पढ़ना है। साथ में हम ये भी देखेंगे यहाँ पर कि ऑस्मोटिक प्रेशर को हम एज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी काउंट क्यों करते हैं, क्या रीजन है इसके पीछे। ठीक है ना। ये जो क्लास है ये हमारी बिल्कुल बोर्ड ओरिएंटेड क्लास है। जितने भी बोर्ड के विद्यार्थी हैं जो पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री देख रहे हैं, आप सभी लोग इस क्लास को अच्छे से पढ़िए। ठीक है। इस क्लास को सीबीएसई, यूपी बोर्ड, आईएससी बोर्ड के सभी बच्चे पढ़ेंगे। यूपी बोर्ड में हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चे यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। अगर आप चीजों को मन लगा के पढ़ेंगे तो चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगी। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं कि चीजें आपको समझ में नहीं आ रही है। ठीक है ना। कॉम्पिटिशन एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे जेई, नीट या सीयूईटी अगर आपको भविष्य में देना है, तो यहाँ पर आपको जो कॉन्सेप्ट समझाए जा रहे हैं कॉन्सेप्ट को समझिएगा। बाकी कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, अपनी आज की क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, इस स्लाइड में यहाँ पर कुछ खास नहीं है, बस वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं जो हमें टॉपिक यहाँ पे पढ़ने हैं। यहाँ पर भी हमें टॉपिक के बारे में बताया गया है कि जो टॉपिक हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किए हैं वही टॉपिक यहाँ पर आपको बताए गए हैं। ठीक है ना। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है केमिस्ट्री लर्निंग। सर्च करेंगे, बीच में ये बार का सिंबल इसमें लगाना है आपको, केमिस्ट्री_लर्निंग। ठीक है। सर्च करेंगे, टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है ना। और यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लर्निंग्स का है जहां पर आप ये वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए हम आज की अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। चलिए देखिए, जैसे पहला पॉइंट है लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि परासरण दाब के जो नियम है वो क्या है। और साथ में वैन हाफ इक्वेशन को क्या कहते हैं, वैन हाफ इक्वेशन क्या है। तो कोई हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल कंटेंट है तो हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी और इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी सभी साथ में पढ़े, कोई दिक्कत नहीं। बाइलिंगुअल चीजें हम लोग यहाँ पर साथ में पढ़ेंगे। ठीक है। देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर से संबंध में कौन कौन से नियम हैं जो कि वैन हाफ ने यहाँ पे बताए हैं, और उस वैन हाफ की इक्वेशन को जो उन्होंने दिया है उस इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। और ये दोनों ही, ये वैन हाफ इक्वेशन जो है ये आपकी इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। अब देखो, ये वैन हाफ है कौन और इन्होंने जो है कौन कौन सी चीजें बताई यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर से संबंध में, आपने कौन कौन से नियम दिए हैं, उन सारी चीजों को देखना है हमें। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखो लिखा है वैन हाफ। वैन हाफ एक साइंटिस्ट है, इन्होंने स्टेब्लिश किया है द सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन बिहेव एग्जैक्टली लाइक द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस ऑफ ए गैस ट्यूब। देखो, सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे वैन हाफ। इन्होंने ये देखा, इन्होंने क्या देखा कि हमारे जो सॉल्यूशंस में जो सोल्यूट के पार्टिकल हैं, किसके पार्टिकल, सोल्यूट, सोल्यूट यानी कि विलेय के जो पार्टिकल हैं वो बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसे कि गैस के मॉलिक्यूल्स करते हैं। किसके मॉलिक्यूल करते हैं, गैस के मॉलिक्यूल करते हैं। ये बात किसने बताई, किसने सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया था, और वैन हाफ नाम के एक साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले इस बात को ऑब्जर्व किया था। तो देखो यहाँ पर हिंदी में भी लिखा है कि वैन हाफ ने बताया कि विलयन में उपस्थित विलेय के कण ठीक उसी प्रकार व्यवहार करते हैं जैसे कि गैस के कण। तो वैन हाफ ने सबसे पहले ये देखा कि जो विलयन में जो विलेय के कण होते हैं वो ठीक वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसे कि गैस के कण होते हैं। तो उन्होंने एक छोटा सा दिमाग यहाँ पर ये लगाया कि जब विलेय के कण यानी कि सॉल्यूट पार्टिकल और गैस के पार्टिकल अगर सेम टाइप से बिहेव करते हैं तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि जो गैस के नियम है उनको सॉल्यूट यानी कि सॉल्यूशन में अप्लाई किया जाए। ठीक है ना। तो उन्होंने ये कहा कि जो गैस के नियम है उनको क्यों ना हम सॉल्यूशन के नियमों में अप्लाई किया जाए, तो उन्होंने वही किया। देखिए, आगे लिखा है कि he also found that the ordinary laws obeyed by the gases are also obeyed by the dilute solution। तो उन्होंने ये चीज फाइंड की कि जो गैस के, देखो उन्होंने अपने प्रयोगों में इन्होंने ये पाया कि गैसों से संबंधित कुछ सामान्य नियम तन विलयनों पर भी लागू होते हैं। तो जब इन्होंने ये बताया कि जो सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन में जो सॉल्यूट के पार्टिकल जो होते हैं ठीक उसी तरह व्यवहार करते हैं जैसे कि गैस के पार्टिकल व्यवहार करते हैं,
तो इन्होंने ये कहा कि इसका मतलब जो गैस के जितने भी नियम आपने पढ़े हैं या गैस के जितने भी नियम होते हैं उन सभी नियमों को हम विलेन वाले नियमों में अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने यही किया, ठीक है ना। अब गैस के नियम कौन कौन से होते हैं, इन्होंने विलेन में कौन कौन से नियमों को अप्लाई किया, तो वही नियम यहाँ पे देखते हैं। तो आगे बोला गया था ऑर्डिनरी लॉज व्हेन अप्लाई टू द सॉल्यूशंस आर रिफर टू एज द लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि जो गैस में ऑर्डिनरी नियम होते हैं उनको जब हम सॉल्यूशन में अप्लाई करते हैं तो उन्हीं नियमों को हम क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि परासरण दाब के नियम कहते हैं। उनको कौन से नियम के नाम से जानते हैं, परासरण दाब के नियमों को जाना जाता है। तो बोला गया गैसों के सामान्य नियमों को जब विलयन में लगाया जाता है तो इन नियमों को परासरण दाब संबंधी नियम कहते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि गैस के जितने भी नियम थे, गैस के नियमों को ही इन्होंने किस पे लगाया, सोल्यूशन यानी विलयन के नियमों पर लगाया, और इन्हीं नियमों को नाम दिया गया क्या, लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि परासरण दाब के नियम। अब इसमें परासरण दाब का देखो नियम कौन से हैं, यहाँ पर आगे बोला गया दीज लॉज, और ये नियम कौन से हैं। देखो पहला नियम है बायल वांट हाफ लॉ, यानी कि बायल वांट हाफ का नियम। अब देखो इसमें बायल वांट हाफ इसका नाम क्यों है, देखो आप सभी ने गैसों से संबंधित में बायल का नियम पढ़ा होगा, पढ़ा है बायल का नियम, क्योंकि इस नियम को वांट हाफ ने सॉल्यूशन में अप्लाई किया इसीलिए इसका नाम हो जाता है बायल वांट हाफ नियम या बायल वांट हाफ का नियम इसको कहते हैं। क्लियर हो गया, नहीं हो गया। अब हमारी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, बायल वांट हाफ का नियम है क्या। इन्होंने ये कहा है कि व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, चीजों को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो चीजें समझ में बहुत अच्छे से आपको आएंगी, और पढ़ने के साथ साथ ही चीजें आपकी बिल्कुल लर्न भी हो जाएंगी, आपको अलग से लर्न करने की कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी। बोला गया व्हेन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि अगर टेम्परेचर को हम नियत करते हैं, यानी कि जब तापमान नियत होता है, किसको नियत करते हैं, तापमान को नियत करते हैं, तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स कंसंट्रेशन, यानी कि जब हम तापमान को नियत करते हैं तो किसी भी तनु विलयन का जो परासरण दाब होता है उसकी सांद्रता के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। तो समझिएगा इन्होंने यहाँ पर क्या कांस्टेंट किया, इन्होंने कांस्टेंट किया है, इन्होंने टेम्परेचर को कांस्टेंट किया। किसको कांस्टेंट किया, टेम्परेचर को जैसे ही कांस्टेंट किया तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन का वो किसके, उसकी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो इन्होंने ये कहा कि यदि हमारे पास मान लेते हैं कि जो हमारे पास जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, कौन सा प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर अगर हमारा पाई है और जो उसकी कंसंट्रेशन है उसको हम सी से लिखते हैं, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। क्या कह सकते हैं, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, यानी कि अगर हमारा पाई जो है वो विलयन का परासरण दाब है और सी अगर उस विलयन की सांद्रता है, तो हम ये कह सकते हैं पाई यानी कि परासरण दाब उस विलयन के, सी का मतलब होता है सांद्रता के अनुपाती होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यदि हमारा तापमान कांस्टेंट कर दिया जाए। और हमें पता है कि जो सी की वैल्यू होती है वो 1/v के बराबर होती है, तो हम ये कह सकते हैं पाई इक्वल टू या पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v, ये भी होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्या होगा, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v। और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं बायल वांट हाफ लॉ। इसको क्या बोलते हैं, बायल वांट हाफ का नियम कहते हैं। क्लियर हो गया, नहीं हो गया। तो देखो बायल वांट हाफ का नियम क्या है, बायल वांट हाफ ने ये बताया कि अगर हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए तो किसी भी डाइल्यूट सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, यानी किसी भी डाइल्यूट सॉल्यूशन यानी तन विलयन का जो परासरण दाब होता है वो उसकी सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। और हमें पता है कि जो सांद्रता होती है वो 1/v के बराबर होती है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v। और इस नियम को हम क्या कहते हैं, इस नियम को हम बोलते हैं बायल वांट हाफ का नियम। क्लियर हो गया, नहीं हो गया। चलिए अगला नियम हमारा क्या कहता है, दूसरा नियम हमारे पास क्या है, ये भी गैस से संबंध में एक नियम है। एक वैज्ञानिक थे उनका नाम था चार्ल्स, इन्होंने अपना गैस से संबंध में एक नियम दिया था और उसी नियम को वांट हाफ ने सॉल्यूशन में लगाया है, इसीलिए इस नियम को क्या बोलते हैं, चार्ल्स वांट हाफ नियम या चार्ल्स वांट हाफ का नियम इसको कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये नियम क्या है, इस नियम में ये देखो, इस नियम में क्या बोला गया है, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन इज कांस्टेंट। देखिए पहले बार में टेम्परेचर कांस्टेंट था बायल में, और चार्ल्स में कौन कांस्टेंट है, कंसंट्रेशन यहाँ पर कांस्टेंट है। कौन कांस्टेंट है, किसी भी टेम्परेचर किसी भी सॉल्यूशन का अगर हम कंसंट्रेशन कांस्टेंट कर दें तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी कि यहाँ पे परम ताप के अनुपाती होता है, कब, जब हमारा कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता नियत होती है तब।
क्लियर हो गया नहीं हो गया? यानी कि बोला गया है कि स्थिर सांद्रता पर सांद्रता की अवस्था में किसी तनु विलयन का परासरण दाब उसके परम ताप के अनुपाती होता है। समझ गए नहीं समझ गए? तो यहाँ पे इन्होंने ये कहा था कि पहले वाले में तापमान कांस्टेंट किया गया था, अब हमने यहाँ पर सांद्रता यानी कंसंट्रेशन को कांस्टेंट में कर दिया गया है। और अगर हमारे पास बोला गया है कि अगर हमारे पास कंसंट्रेशन कांस्टेंट है तो किसी भी डाइल्यूट विलयन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर यानी परासरण ताप होता है वो उसके परम ताप के क्या होगा? अनुपाती होगा। क्या इसके अनुपाती होगा? परम ताप के अनुपाती। एक मिनट, ठीक है ना? तो हम ये मान लेते हैं कि देखो अगर हमारा P यानी पाई अगर परासरण ताप है, परासरण दाब है यानी ऑस्मोटिक प्रेशर, और T हमारा क्या है? T हमारा अगर हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर है तो हम ये कह सकते हैं क्या पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा। और ये केस का फॉलो होगा जब हमारे पास सांद्रता क्या होगी? ये हमारी कांस्टेंट होगी यानी कि नियत कंडीशन पर होगी, ठीक है ना? तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो दो चीजें हम लोगों ने पढ़ी है। पहली चीज हम लोगों ने क्या पढ़ी है? बायल वांट ऑफ लॉ हम लोगों ने क्या पढ़ा है? बायल वांट ऑफ कंडीशन हमने पढ़ी है कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। ये कब होता है? जब हमारे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। कब कांस्टेंट? क्या क्या वो कांस्टेंट होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। या इसी में ये पढ़ा है पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v। ये भी कब होता है? जब हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो ये हमारा चार्ल्स वांट ऑफ का नियम है और ये हमारा किसका है? बायल वांट ऑफ का नियम। तो आई थिंक ये दोनों नियम आपने समझ गए होंगे। तो बायल का नियम हो गया और ये चार्ल्स का नियम हो गया, दोनों वांट ऑफ का नियम हो रहा है। वांट ऑफ बार बार हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये नियम किस पे अप्लाई हो रहा है? ये नियम सॉल्यूशंस पे अप्लाई हो रहा है, ना कि गैसों पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना? अब हमारे पास अगली हेडिंग होती है वांट ऑफ इक्वेशन यानी वांट ऑफ समीकरण होता क्या है। तो चलिए इसको भी ध्यान से देख लेते हैं, वांट ऑफ इक्वेशन क्या होती है। तो देखो वांट ऑफ इक्वेशन समझने के लिए हमें बायल और चार्ल्स के नियमों को अच्छे तरीके से एक बार फिर से समझ लेते हैं। बायल का नियम क्या है, चार्ल्स का नियम क्या है। देखो बायल ने ये कहा था कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v और चार्ल्स ने ये कहा था कि पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। क्लियर हो गया नहीं हो गया? और ये कंडीशन कब हुई थी? ये कंडीशन हुई थी जब हमारी कंसंट्रेशन कांस्टेंट में थी, और ये कंडीशन कब हुई थी? जब हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट में था। दोनों ये यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट में था और ये यहाँ पर कंसंट्रेशन कांस्टेंट में थी, तब ये दोनों नियम हमने यहाँ पे देखे थे। अब जैसे हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर 2 को हम यहाँ पर कंबाइन करते हैं, दोनों को एक साथ लिखते हैं, तो यहाँ पे मेरी बात को समझिएगा। देखो यहाँ पर भी पाई है, यहाँ पर भी पाई है, और यहाँ पर 1/v है, और यहाँ पर केवल टी है। तो यहाँ पर पाई को जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T/v, ठीक है ना? तो अगर इसको अलग से लिखना चाहे तो ये लिख सकते हैं पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v इंटू टी लिख सकते हैं यहाँ पर पहले, क्योंकि पाई के प्रोपोर्शनल में 1/v है तो पाई के प्रोपोर्शनल में 1/v भी है, और पाई के प्रोपोर्शनल में टी भी है तो पाई के प्रोपोर्शनल में टी भी है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v इंटू टी। और जैसे ही टी का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर हम लिख पाएंगे पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T/v। ये लिख पाएंगे यहाँ पर। जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आती है, तो वो कांस्टेंट वैल्यू इस बार यहाँ पर कौन आ रही है? एस आ रही है। कौन सी वैल्यू आ रही है यहाँ पर? एस वैल्यू आ रही है, जो कि कांस्टेंट है। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई पाई इक्वल टू एस इंटू T/v। फिर से समझते हैं यहाँ पे क्या लिखा है? पाई इक्वल टू एस इंटू T/v। क्लियर हो गया सभी का? ठीक है ना? तो अच्छा, जैसे ही v हमारे इधर डिवाइड में है, इधर आएगा किसमें? मल्टीप्लाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई v इक्वल टू में क्या हो जाएगा? एस टी हो जाएगा। पाई v इक्वल टू क्या हो जाएगा? एस टी हो जाएगा। तो ये हमारी क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे निकल के आ गई। क्लियर हो गया नहीं हो गया? तो यहाँ पर जो एस आ रहा है, यहाँ पर जो एस आ रहा है, एस हमारे कांस्टेंट है जिसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन कांस्टेंट, यानी इसको एक विलियन नियतांक बोलते हैं, जहां पर एस एक विलियन नियतांक है। कौन सा नियतांक है? विलियन नियतांक है। और इस एस की वैल्यू जो होती है वो गैस नियतांक आर के समान होती है। अच्छा, ये आर कहाँ से आ रहा है? आपने बायल और चार्ल्स के नियमों को जब गैस में पढ़ा था तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, पीवी इक्वल टू आरटी फॉर्मूला पढ़ा था नहीं पढ़ा था? और यहाँ पे वही फॉर्मूला जब सोल्यूशन में पढ़ रहे हैं तो हम लोग पढ़ रहे हैं पाई वी इक्वल टू एस टी पढ़ रहे हैं। यहाँ पर एस का मतलब होता है सोल्यूशन कांस्टेंट, यहाँ पर आर का मतलब होता है गैस कांस्टेंट, यहाँ पर पी का मतलब होता है वहां पर जनरल गैस का प्रेशर होता है, यहाँ पर पाई का मतलब होता है ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। बाकी वी का मतलब वॉल्यूम वहां भी था, वी का मतलब वॉल्यूम यहाँ पर भी है, टी का मतलब परम ताप वहां भी था यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और यहाँ पर भी टी का मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर ही है।
तो उन्होंने ये कहा है कि जो एस की वैल्यू है, इट्स वैल्यू इज इक्वल टू द गैस कांस्टेंट आर, और इसकी वैल्यू जो होती है, एस की वैल्यू जो होती है वो आर के बिल्कुल समान होती है। और एस और आर की जो वैल्यूज है वो देखो यहाँ पे लिखी हुई है। एस का मान देखें या आर का मान देखें, इसका मान होता है 0.0821 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, इसकी यूनिट होती है, ठीक है ना। या हिंदी में इसको बोलेंगे लीटर वायुमंडल, लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल। इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल। ये जो चीज यहाँ पे लिखी हुई है, इसी को हिंदी फॉर्म में हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू क्या होती है, लर्न कर लीजिएगा, 0.0821। ध्यान से देखेंगे क्या यूनिट होती है, 0.0821। ये जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो बहुत काम की चीज होती है। कई बार बोर्ड एग्जाम में ये वैल्यू आपको गिवन, न्यूमेरिकल जब होते हैं तो वहां पर गिवन होती है, कई बार एक गिवन नहीं होती है। तो इस वैल्यू को आप साथ साथ में यहाँ पे लर्न करते हुए चलेंगे। यानी एस या आर की वैल्यू कितनी होती है, 0.0821 लीटर वायुमंडल या लीटर एटीएम प्रति डिग्री प्रति मोल, ये इसकी यूनिट होती है, ये वैल्यू होती है किसकी, या तो एस की बात करें या आर की बात करें, दोनों एक ही बातें हैं, ठीक है ना। यस या आर दोनों की वैल्यू सेम ही होती है। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने अभी ऊपर लिखा था, ऊपर यहाँ पर एक कंडीशन लिखी थी, जरा ध्यान से देखेंगे। ये देखो लिखा था पाई वी इक्वल टू एस टी, क्या लिखा था, पाई वी इक्वल टू एस टी लिखा था। तो यहाँ पर एच की जगह हम आर भी लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पर ये लिख दिया। तो इक्वेशन नंबर 3 कैन बी रिटेन एज, इक्वेशन नंबर 3 को निम्न तरीके से भी लिख सकते हैं, पाई वी इक्वल टू आर टी। क्योंकि अभी हम लोगों ने लिखा था पाई वी इक्वल टू एस टी लिखा था, और हमने बताया था एस और आर की वैल्यू दोनों सेम है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पाई वी इक्वल टू एस टी की जगह पर हम पाई वी इक्वल टू आर टी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब देखो इन्होंने वही बात बताई है जो चीज हम लोगों ने अभी भी ऊपर पढ़ी है, द अबव इक्वेशन इज सिमिलर टू द गैस इक्वेशन, यानी कि जो हमने पाई वी इक्वल टू एस टी लिखी थी वो गैस इक्वेशन पी वी इक्वल टू आर टी के समान है, और इसीलिए पीवी पाई वी इक्वल टू आर टी को हम क्या बोलते हैं, वन हाफ इक्वेशन बोलते हैं। कौन सी इक्वेशन बोलते हैं, वन हाफ इक्वेशन बोलते हैं। यानी हिंदी में देखा है उपरोक्त समीकरण पाई वी इक्वल टू आर टी गैस समीकरण पी वी इक्वल टू आर टी के समान है, और इसे वन हाफ समीकरण कहते हैं। अगर आपसे कोई बोल दे कि बताइए वन हाफ समीकरण क्या होती है, तो वन हाफ समीकरण होती है पाई वी इक्वल टू आर टी, ये हमारी वन हाफ समीकरण होती है। जहां पर पाई हमारा जो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, वी हमारा वॉल्यूम होता है, आर हमारा जो होता है सोल्यूशन कांस्टेंट होता है, टी हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी कि परम ताप होता है। क्लियर हो गया, नहीं हो गया? तो हमारे पास जो है वन हाफ समीकरण निकल के आ गई, कौन सी, पाई वी इक्वल टू आर टी। तो आई थिंक ये चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। लेकिन अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो हमारे पास यहाँ पे V है, V लीटर आयतन में अगर हमारे पास मान लेते हैं सोल्यूट के n मोल्स डिसॉल्व है, तो लगा इफ n मोल ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन B लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, B लीटर के सॉल्यूशन में अगर हमारे पास विलेय के n मोल घुले हुए हैं, तो वैन हाफ इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं पाई वी इक्वल टू एन एस टी। क्योंकि देखो हमने लिखा था पाई वी इक्वल टू एस टी इक्वेशन पढ़ी थी, नहीं पढ़ी थी, पढ़ी थी यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हमारे पास n मोल हो गए किसके, विलेय के अगर n मोल हो गए, तो इसी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं पाई वी इक्वल टू एन एस टी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पाई वी इक्वल टू एन एस टी लिख सकते हैं। और हमें पता है n का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि मोलों की संख्या। मोलों की संख्या का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ये आपने पढ़ा है कहाँ पर, सोल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ा है। तो इसीलिए इसी इक्वेशन को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, पाई बी इक्वल टू एन की जगह पर लिखेंगे डब्ल्यू बाई एम डैश एस टी, यहाँ पे लिख सकते हैं। जहां पर पाई हमारा क्या होता है, पाई हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है, वी हमारा वॉल्यूम है, डब्ल्यू हमारा क्या है, हमारा डब्ल्यू हमारा गिवन मास है सॉल्यूट का, एम हमारा मोलर मास है, एस का मतलब होता है सोल्यूशन कांस्टेंट, और टी का मतलब क्या होता है यहाँ पर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमारा यहाँ पर होता है, ठीक है ना। तो हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आ गया, कौन सा, पाई वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम एस टी। मेन फॉर्मूला यहाँ पर जो कौन सा आएगा, देखो मेन फॉर्मूला सब एक ही है, बस क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। जैसे पहला फॉर्मूला यहाँ पर हमारा निकल के आएगा क्या, पहला निकल के आएगा पाई वी इक्वल टू एन एस टी हमारा फॉर्मूला हो जाएगा,
हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। या फिर हो जाएगा पाई वी इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू बाई एम एस टी, ये भी हमारा फॉर्मूला हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो ये दोनों ही फॉर्मूले हमारे मेन फॉर्मूले हैं और इन्हीं दोनों फॉर्मूला का हमें यहाँ पर यूज करना है। क्लियर हो गया नहीं हो गया, इन्हीं दोनों ही फॉर्मूलों का हमें यहाँ पर यूज करना है, बाकी हमें कोई भी यहाँ पर चीजें नहीं देखनी है, ठीक है ना। चीजें क्लियर हो गई। अब देखो वैन डेर इक्वेशन तो हमें मिल गई, पाई बी इक्वल टू एन एस टी वैन डेर इक्वेशन मिल गई, लेकिन जब भी हम वैन डेर इक्वेशन को न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करते हैं तो हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान देना होता है। बोला गया पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हाइल अप्लाइंग द अबव इक्वेशन, जब अबव इक्वेशन को हम अप्लाई करते हैं कौन कौन सी बातें ध्यान देनी है, यानी कि उपरोक्त समीकरणों को लगाने से पूर्व निम्न बातों का ध्यान रखें। कौन कौन सी बातें हैं, देखो यहाँ पे जो टी है यानी कि जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी कि इसको बोलते हैं परम ताप, परम ताप हमेशा केल्विन में ही होना चाहिए। परम ताप को हम कभी भी डिग्री सेल्सियस में नहीं रखते हैं, कभी भी डिग्री सेल्सियस में नहीं रखते, यहाँ पर हमेशा किस में रखते हैं, केल्विन में रखते हैं। तो आपको पता हो जाएगा, तो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू को अगर हमें केल्विन में बदलना है तो केल्विन इक्वल टू हो जाएगा डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, ठीक है ना। तो डिग्री सेल्सियस को अगर हमें केल्विन में बदलना है तो डिग्री सेल्सियस वाले पार्ट में अगर 273.15 अगर ऐड कर देते हैं तो वो हमारी वैल्यू केल्विन में कन्वर्ट हो जाती है। और जो यहाँ पर वॉल्यूम, देखो फॉर्मूला हमने तो फॉर्मूला यही निकाला था ना, पाई वी इक्वल टू एन एस टी फॉर्मूला निकाला था। तो जो हमारा टी हो जाएगा ये हमेशा रखा जाएगा किसमें, केल्विन में रखा जाएगा। और जो वी होगा वो हमेशा किस में रखा जाएगा, वो हमेशा लीटर में रखा जाएगा। किस में रखा जाएगा, लीटर में रखा जाएगा, इसमें ml में रखने की कोई जरूरत नहीं है। v यानी वॉल्यूम ऑलवेज बी इन लीटर, यानी कि आयतन हमेशा लीटर में ही होना चाहिए। क्लियर हो गया नहीं हो गया। अब देखो यहाँ पर हमारी बात को ध्यान से समझिएगा कि क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर ये उठता है कि हम लोग की ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि परासरण दाब को अणुसंख्य गुणधर्म यानी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में क्यों रखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन हमारे पास ये राइज होता है कि जो है ऑस्मोटिक प्रेशर यानी परासरण दाब को अणुसंख्य गुणधर्म में क्यों रखते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला निकल के आता है पाई वी इक्वल टू एन एस टी। क्या निकल के आता है, एन एस टी। और एन का मतलब होता है मोलों की संख्या यानी नंबर ऑफ मोल्स। और हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मेट ये होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है एक ऐसी प्रॉपर्टी जो केवल अणुओं की संख्या पर निर्भर करे। और यहाँ पर एन क्या है, मोलों की संख्या ही है। यानी कि इसका मतलब परासरण दाब जो होगा वो डायरेक्ट अणुओं की संख्या पर निर्भर कर रहा है। अगर ये अणुओं की संख्या पर निर्भर कर रहा है तो इसका मतलब ये एक प्रकार का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी अणुसंख्य गुणधर्म होगा। इसीलिए जो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम अणुसंख्य गुणधर्म में ही काउंट करते हैं। समझ गए ना सभी लोग। तो चलिए यहाँ पर अगले कुछ पॉइंट को हम यहाँ पे ध्यान से देख लेते हैं, क्या कहानी है। देखो सबसे अगली कहानी यहाँ पर है कि हमारे पास जो वैन डेर इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ी है उसकी कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं, यानी कि वैन डेर समीकरण की सीमाएं कौन कौन सी हैं। ऐसा तो है नहीं कि वैन डेर समीकरण हम हर जगह अप्लाई हो जाएगा, कुछ ऐसी जगह भी होंगी जहां पर वैन डेर समीकरण हमारा अप्लाई नहीं होगा। तो कहां पर अप्लाई नहीं होगा, देखो अप्लाई वहीं पर नहीं होगा जहां पर, यानी कि बोला कि देखो यहाँ पर पहले थ्योरी देख लेते हैं फिर आपको डिटेल में समझाते हैं। Only those non-volatile solutes follow Van Hoff equation which do not associate or dissociate in solution, ठीक है ना। केवल वे अवाष्पशील पदार्थ ही वैन डर समीकरण का पालन करते हैं जो विलयन में संगुणित या वियोजित नहीं होते हैं। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पे संगुणन या वियोजन यानी एसोसिएशन या डिसोसिएशन का मतलब क्या हुआ। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक सोल्यूशन है, समझिए हमारी बात को, हमारे पास कोई भी एक सोल्यूशन है और वो उसको जैसे ही हमने किसी भी सोल्यूशन में मिलाया, ठीक है ना, जैसे यहाँ पर इसको इसमें किसी भी सोल्यूशन में मिलाया, अगर ये जो पार्टिकल हमने मिलाया अगर वो इसके साथ रिएक्शन कर रहा है, क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है, तो अगर इसके साथ रिएक्शन कर रहा है यानी कि अगर वो एसोसिएट यानी कि या तो वो संगुणन हो रहा है या उसका वियोजन हो रहा है, तो उस केस में मोलों की संख्या में परिवर्तन हो जाए यानी नंबर ऑफ मोल्स में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर बोला है कि वैन डर नियम केवल वही फॉलो होता है जहां पर एसोसिएशन या डिसोसिएशन ना होता हो, यानी कि जो भी हमने सॉल्यूट पार्टिकल मिलाया है वो जो सॉल्वेंट यानी विलायक है, यहाँ पे जो विलायक है उसके साथ कोई भी रिएक्शन ना करता हो, ना ही एसोसिएट होता हो ना ही डिसोसिएट होता हो। अगर एसोसिएट और डिसोसिएट होगा तो वहां पर वैन डर इक्वेशन आपकी फॉलो नहीं होगी। आप समझ रहे हैं हमारी बात को, हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर जो भी पार्टिकल सॉल्यूट पार्टिकल सोल्यूशन के साथ मिला रहे हैं
वो सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट के साथ मिलना नहीं चाहिए, यानी कोई रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। बोला गया द सॉल्यूशंस ऑफ वोलाटाइल सब्सटेंसेस डू नॉट ओबे वैन डेर इक्वेशन, यानी कि वोलाटाइल के मतलब वाष्पशील पदार्थ जो होते हैं वैन डेर नियम का पालन नहीं करते हैं। वाष्पशील पदार्थ ज्यादा होंगे तो जैसे इनका टेम्परेचर कम या ज्यादा करेंगे तो उनके वाष्प दाब में बहुत ज्यादा चेंजेस लगातार होते रहेंगे। तो जब चेंजेस होंगे तो मोलों की संख्या में लगातार चेंज होते रहेंगे, तो इसका मतलब ये होता है कि जो वोलाटाइल सब्सटेंसेस होते हैं वो वैन डेर रूल को लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, और नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस ही फॉलो करेंगे। बट कंडीशन ये होनी चाहिए कि वो ये ना ही एसोसिएट होते हों, ना ही वो समूहित होते हों, ना ही वो वियोजित होते हों। अगर ऐसी कंडीशन है तभी वो वैन डेर इक्वेशन या वैन डेर इक्वेशन को, वैन डेर समीकरण को फॉलो करेंगे, अदरवाइज वो फॉलो नहीं करेंगे। समझ गए नहीं समझ गए। अब अगला पार्ट हमारे पास आता है, वैन डेर इक्वेशन की कहानी हमारी कंप्लीट हो गई। अब अगली कहानी हमारे पास आती है आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक सोल्यूशन यानी कि इसको बोलते हैं हिंदी में समपराश्रयी विलयन। ये एक इंपॉर्टेंट कहानी है। समपराश्रयी विलयन क्या होते हैं जरा समझिए। समपराश्रयी मतलब क्या होता है कि परासरण दाब समान हो। देखो समपराश्रयी यानी सब, समपराश्रयी का मतलब होता है परासरण दाब समान हो, लेकिन कब परासरण दाब समान हो, जब हमारा टेम्परेचर समान हो। एक देखो बोला गया द सॉल्यूशंस यानी कि ऐसे विलयन विच हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट द सेम टेम्परेचर, यानी कि ऐसे विलयन जहां पर अगर तापमान समान हो और उस कंडीशन पर अगर उनका ऑस्मोटिक प्रेशर भी समान होता है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, ऐसे सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। यानी ऐसे विलयन जो समान ताप पर समान परासरण दाब रखते हैं समपराश्रयी विलयन कहलाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि इसके संबंध में जो यहाँ पे इक्वेशन निकल के आती है वो इक्वेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में उससे संबंध में क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो समझ गए यहाँ पर। तो हमने आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या बताया कि एक ऐसे सोल्यूशन अगर उनके टेम्परेचर सेम कर दिए जाए तो उनके ऑस्मोटिक प्रेशर भी समान हो जाते हैं, ऐसे सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सोल्यूशन यानी कि समपराश्रयी विलयन कहते हैं। आई थिंक आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है ना। देखिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा हम स्पीड में चल रहे हैं तो आप वीडियो को थोड़ा सा स्लो कर लीजिए, ठीक है ना। उसकी स्पीड जो है आप स्लो कर लिए, आराम आराम से पढ़िए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एक बार में समझ में नहीं आएगा तो दो बार में 100% समझ में आ जाएगा, वैसे एक बार में ही समझ में आ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो आपको समझ में ना आए, ठीक है ना। 100% चीजें आपको समझ में आएंगी। तो देखो हमने क्या बोला आइसोटोनिक सोल्यूशन के लिए, हमने क्या बोला समझिए यहाँ पर। आइसोटोनिक सोल्यूशन के लिए हमने बोला कि यदि किन्हीं भी दो विलयन के टेम्परेचर समान है तो उनके ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि पाई 1 और पाई 2 P1 और P2 भी क्या होंगे, समान होंगे, ठीक है ना। अगर T1 और T2 समान है तो उनके P1 और P2 भी क्या होंगे, समान होंगे। तो हमें फॉर्मूला पता है, वॉन डेर समीकरण हमने फॉर्मूला पढ़ा था P इक्वल टू सी एस टी। सी का मतलब आप कंफ्यूज ना होइएगा, यही तो हम लोगों ने पढ़ा था ना, पीवी इक्वल टू एनएसटी फॉर्मूला पढ़ा था नहीं पढ़ा था। और अगर यहाँ पर ये वॉल्यूम में चेंज ना करें तो P इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा था सी एस टी का फॉर्मूला हो जाएगा। सी का मतलब यहाँ पर क्या होती है, कंसंट्रेशन होती है। तो हम लोगों ने ये पढ़ा है कि अगर ये टेम्परेचर समान हो गए तो प्रेशर भी सेम हो जाएंगे। अच्छा ये तो हमारा गैस नियतांक है, सॉरी विलयन नियतांक है, इससे ये तो में कोई वैल्यू है नहीं। तो अगर T और P दोनों सेम है किन्हीं भी दो विलयनों के लिए तो उस केस में सांद्रताएं भी तो समान होंगी ना। तो इफ T1 एंड T2 आर सेम देन P1 एंड P2 विल बी सेम, और इफ बोथ आर सेम यानी कि अगर दोनों समान है देन C1 इक्वल टू C2 यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ बोथ सॉल्यूशंस विल आल्सो बी द सेम, यानी कि उन दोनों विलयनों की जो सांद्रताएं हैं वो भी क्या होंगी, समान होंगी। इसमें कोई भी यहाँ पर दो राय नहीं है। तो देखो यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन आता है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो होते हैं, फॉर द आइसोटोनिक सॉल्यूशन T1 इक्वल टू T2 and for the isotonic solution if T1 equal to T2 then P1 equal to P2, और यहाँ पे यदि हमारा T1 T2 के इक्वल है और P1 P2 के इक्वल है देन C1 इक्वल टू C2, ये हमारी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है। यदि हमारा T1 T2 के बराबर है, P1 P2 के बराबर है तो C1 C2 के बराबर ही होगा। ऐसी कंडीशन कब होती है, ऐसी कंडीशन आइसोटोनिक सॉल्यूशन यानी कि समपराश्रयी विलयनों के लिए होती है। ये चीज आप हमेशा याद रखेंगे। अब ये एक बार अगर फिर से देखना चाहिए ये वैल्यू कहां से आ रही है, देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा था P इक्वल टू सी, एक मिनट, हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था P इक्वल टू सी एस टी। अगर हमारे पास दो विलयन है, हमारे पास कितने विलयन है, दो विलयन है, तो दो विलयन है, जब दोनों विलयनों के लिए
पहले विलेन के लिए अगर मान लेते हैं P1 इक्वल टू C1S T1, दूसरे विलेन के मान लेते हैं P2 इक्वल टू C2S T2 मान लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, हमें ये पता है कि दोनों ही कंडीशन में P1 P2 इक्वल है, T1 और T2 इक्वल है, और इसकी वैल्यू तो हमेशा फिक्स होती है। तो अगर ये वैल्यू इक्वल है, ये वैल्यू इक्वल है, ये वैल्यू फिक्स है, तो जो बची वाली वैल्यू होगी तो वो भी तो इक्वल ही होगी ना। तो वो इक्वल होगी, वही तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि C1 इक्वल टू C2। ये कब होगा? जब हमारे पास आइसोटोनिक सोल्यूशन यानी कि समपराशरी विलयन होगा तब। तो समपराशरी विलयन की अवस्था में T1 T2 के इक्वल होता है, C1 C2 के इक्वल होता है, तो सॉरी P1 P2 के इक्वल होता है, तो C1 C2 के इक्वल ही होगा। ठीक है ना। अब समझते हैं हम अपनी अगली कहानी को। देखिए अगली कहानी कौन सी है? हाइपरटोनिक सोल्यूशन यानी कि हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। ठीक है ना। हाइपरटोनिक का मतलब होता है अति पराशरी विलयन, ये देखो यहाँ पे लिखा है पराशरी विलयन, और हाइपोटोनिक का मतलब होता है अल्प पराशरी विलयन। तो इन दोनों को भी देख लेते हैं लगे हाथ क्या होती है कहानी। सॉरी, कई बार थ्योरीज इनकी पूछ ली जाती हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा हमें यहाँ पर पढ़ना पड़ता है इन दोनों चीजों को। बोला गया टू सोल्यूशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर कोई भी दो सोल्यूशन है जिनके टेम्परेचर हमारे कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट अगर हैं, विच हैव विच हैव मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि जिसका पराशरण दाब ज्यादा होगा उसको बोलेंगे हाइपरटोनिक सोल्यूशन, मतलब अतिपराशरी विलयन। और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? मिनिमम होगा, कम होगा, उसको क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक सोल्यूशन। देखो बोला गया है समानता पर दो विलयनों में अधिक पराशरण दाब रखने वाले विलयन अतिपराशरी विलयन कहलाता है, और कम पराशरण दाब रखने वाले विलयन जो होता है उसको क्या बोलते हैं? अल्प पराशरी विलयन कहते हैं। समझ गया? नहीं समझ गया? तो आई थिंक यहाँ पर आपको अतिपराशरी और अल्प पराशरी विलयन हमारा समझ में आ गया होगा। तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन का मतलब होता है कि अगर हमारे पास कोई भी दो सोल्यूशन है, अगर उनके टेम्परेचर कांस्टेंट हैं, तो जिस सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा उसको हाइपरटोनिक सोल्यूशन यानी कि अति पराशरी विलयन, और जिस सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा उसे हम बोलेंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन यानी कि अल्प पराशरी विलयन कहते हैं। ठीक है ना। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, बहुत आसान सी चीज है, बस आप हमारे साथ चीजों का रिवाइज करते चलिए, चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार होती चली जाएंगी, इसमें कोई भी दो राय नहीं, आपको बहुत अच्छे से सारी बातें समझ में आ जाएंगी। बोला गया इन ए सोल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइपोटोनिक सोल्यूशन इज मैक्सिमम एज कंपेयर टू द हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो समझिए यहाँ पर एक ही विलयन में अति पराशरी विलयन की जो सांद्रता होती है वो अल्प पराशरी विलयन की सांद्रता से अधिक होती है। ये भी आपका पॉइंट रिमेम्बरिंग पॉइंट है यहाँ पर कि कोई भी अगर मान लेते हैं एक ही सोल्यूशन है तो उसका मतलब होता है वहां पर हाइपोटोनिक सोल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होती है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होती है वो हाइपरटोनिक सोल्यूशन के कंसंट्रेशन से इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? कम होगी। ठीक है ना। यानी कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और हाइपोटोनिक सोल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होती है? कम होती है। कब कम होती है? जब हमारे पास कोई एक ही किसी एक सोल्यूशन की अगर बात होती है उस केस में। समझ गया ना। तो आई थिंक इतना सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपका ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो आइए थोड़ा सा हम आगे देख लेते हैं अब अगली पीडीएफ या अगली स्लाइड में क्या है। यहाँ पर अगली स्लाइड में हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है ना। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर यानी पराशरण दाब के संबंध में कुछ नियम है। 1 से 2 न्यूमेरिकल यहाँ पर करेंगे, उसके बाद हम अपनी क्लास को यहाँ पर फिनिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ यूरिया, यानी कि यूरिया हमारे पास एक सॉल्यूट है यानी विलेय है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर यानी पराशरण दाब आपको बताना है। 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमारे यहाँ पे गिवन है, विच कंटेन्स 5 ग्राम ऑफ यूरिया, जिसमें 5 ग्राम यूरिया है। यूरिया का मोलर मास आपको दिया हुआ 60 दिया हुआ है, 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन में ये डिसॉल्व है तब। ठीक है ना। तो यानी कि हिंदी में अगर देखें 25 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया के पराशरण दाब की गणना कीजिए। यदि 5 ग्राम यूरिया अणुभार 60 है को 100 सेंटीमीटर क्यूब विलयन में घुली हुई है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर पराशरण दाब की वैल्यू बतानी है। सोल्यूशन देख लेते हैं यहाँ पर, देखिए सोल्यूशन देख लेते हैं यहाँ पर। देखो आपको बताना है पराशरण दाब बताना है, यानी कि आपको पाई की वैल्यू यहाँ पर बतानी है। ठीक है ना। टेम्परेचर देखो कितना दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि टेम्परेचर हमने देखो पॉइंट टू रिमेम्बर, यानी कि हमने जब अभी ऊपर याद करने वाली बातों में हमने ये लिखा था कि जो टेम्परेचर होना चाहिए वो हमेशा केल्विन में होना चाहिए, और यहाँ पर गिवन है आपका 25 डिग्री सेल्सियस गिवन है। तो डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन बदलेंगे तो यहाँ पे 25 प्लस में हमने ये बताया था 273 आप यहाँ पर ऐड करेंगे।
तो जैसे ही आप 273 ऐड करेंगे तो हमारे पास टेम्परेचर आ जाएगा कितना, 298 केल्विन। ये टेम्परेचर आप रखेंगे, ठीक है ना। यूरिया हमारी 5 ग्राम यूरिया है, तो 5 ग्राम का मतलब ये हो जाएगा कि ये स्मॉल डब्ल्यू हमारे पास गिवन है, 5 ग्राम यूरिया है। अणुभार देखो 60 है, यानी कि एम डैश को मॉलिकुलर वेट बोलते हैं, ये हमारा 60 गिवन है। 100 सेंटीमीटर क्यूब हमारा सोल्यूशन है, यानी कि वॉल्यूम हमारे पास कितना है, 100 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे पास सोल्यूशन। इतनी सारी बातें आपको सारी बातें आपको गिवन है, और आपको बताना क्या है, आपको पाई की वैल्यू यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर बताने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है। हमें फॉर्मूला तो पता है, तो पाई वी इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला होता है W बाई एम डैश एस टी, ये होता है ना हमारे पास फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है, हमें पाई की वैल्यू आपको बतानी है, तो अगर पाई की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, W इंटू एस इंटू टी अपॉन में क्या हो जाएगा, एम डैश इंटू में वी, ये वी इधर था, इधर आएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो बस हमें वैल्यू रखते चले जाना है, और जैसे ही वैल्यू रखते जाएंगे आपका आंसर आपके सामने आता जाएगा। थोड़ा सा पेन को हम ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा पतला कर लेते हैं। देखो W की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी है, W हमारे पास 5 ग्राम है, तो यहाँ पे रख देंगे 5 इंटू में। S की वैल्यू आपको पता है, S कितना होता है, देखो S का मतलब आपको पता है 0.0821 लीटर एटीएम मोल इनवर्स डिग्री इनवर्स, आपने ये पढ़ा है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 0.0821, ये हो जाएगा। टेम्परेचर देखो आपने निकाला है यहाँ पर भी कितना, 298 के, तो यहाँ पर इंटू में 298 हो जाएगा। अपॉन में देखो एम डैश का मतलब मॉलिकुलर मास हमारे पास कितना है 60, तो वो यहाँ पर गिवन है। और वॉल्यूम देखो हमारे पास कितना है, देखो वॉल्यूम हमारे पास है 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो लीटर में जैसे ही कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये कहानी क्यों है, ये जब हमने बेसिक सी कहानी आपको बताई थी तो ये सारी बातें आपको बता चुके हैं, तो यहाँ पे 0.1 हो जाएगा, ठीक है ना। सेंटीमीटर क्यूब को हम लीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर 1000 से हम डिवाइड करेंगे तो 0.1 आ रहा है। तो बस इतनी कहानी है यहाँ पर, बस इसको आप पूरा का पूरा सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी और वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पूरा सॉल्व करें तो डायरेक्ट हम आंसर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा, टी की हो जाएगा 20.4 एटीएम, कितना हो जाएगा 20.4 एटीएम, और ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कोई खास क्वेश्चन नहीं था, आसान सा क्वेश्चन था, बट आपको समझना था कि क्वेश्चन में कब का क्या कौन सी वैल्यू गिवन है और इसको कैसे अप्लाई करना है। देखो हम आपको कई बार बता चुके हैं, फिर आपको बता रहे हैं, क्लास में जो हमारी जो फिजिकल क्लास है वहां भी हमने कई बार आपको बताया है क्या, कि क्वेश्चन जब भी आपको सॉल्व करना हो, जो चीजें लिखी हुई हैं, जो क्वेश्चन में चीजें गिवन है, क्वेश्चन को पढ़ते जाइए। जैसे हम देखो यहाँ पे पढ़ते जा रहे थे और यहाँ पर वैल्यू नोट करते जा रहे थे, क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, वैल्यूज को नोट करते जाइए, क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, वैल्यूज को नोट करते जाइए, पढ़ते जाइए, नोट करते जाइए, और बाद में जो पूछा गया है वो देखिए क्या पूछा गया है, उसका फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूले में देखो कौन कौन सी चीजें भी आपको नहीं गिवन है, यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं गिवन है, उनको फाइंड आउट करिए, फॉर्मूले में रख दीजिए, आंसर निकाल लीजिए। बस यही फंडा होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बहुत सारे बच्चे बायोलॉजी वाले जो बच्चे हैं वो इसको सॉल्व करने में बहुत डरते हैं, केमिस्ट्री के क्वेश्चन और फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने से, कि इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से डरना नहीं है, आराम से आप क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, वैल्यू को नोट करते जाइए, फॉर्मूला लिखिए, जो चीजें फॉर्मूले की ना गिवन है उनको कहीं से आइडेंटिफाई करिए और वैल्यू पुट करिए, कैलकुलेशन करिए, आंसर निकालिए। बस इतना ऐसा ही फंडा है। अभी इसी चीज को अगले क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं कि क्या जो चीजें हम बता रहे हैं वो रियल में एग्जिस्ट होती है कि नहीं होती, कैसे होती चीज। देखो क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पर, समझिए हमारी बात को, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ डेसीमोलर सॉल्यूशन। यानी कि देखो यहाँ पर इस बार मोलरिटी गिवन है, मोलरिटी कितने गिवन है, डेसीमोलर। तो डेसीमोलर का मतलब ये होता है, डेसीमोलर का देखो सॉल्यूशन देखना है, देखो डेसीमोलर का मतलब ये होता है, यहाँ पे मोलरिटी हमारे पास गिवन है कितनी, 1/10, डेसीमोलर को बोलते हैं 1/10। अगर हमारे पास डेसीमोलर 1/10 है, अच्छा मोलरिटी की डेफिनेशन क्या होती है कि 1 लीटर में कितने मोल्स घुले हुए हैं उसी को क्या बोलते हैं, 1 लीटर में। इसका मतलब यहाँ पर वॉल्यूम हमारे पास 1 लीटर होगा, कितने लीटर वॉल्यूम होगा, 1 लीटर वॉल्यूम होता है, होगा या नहीं होगा। अच्छा 1 लीटर वॉल्यूम में विलीन विलेय के मोलों की संख्या उसकी मोलरता यानी मोलरिटी कहलाती है, कहलाती नहीं कहलाती है। अगर इसका मतलब मोलरिटी अगर 1/10 है, इसका मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, 0.1 मोल्स हो जाएंगे,
कितने मोल्स हो जाएंगे? 0.1 मोल्स हो जाएंगे, यानी कि 10 से 1 को डिवाइड किए तो 0.1 मोल आ रहा है। n इक्वल टू 0.1 आ रहा है, v इक्वल टू 10 आ रहा है। अच्छा देखो हमारे पास कंपाउंड दिया हुआ है सुक्रोज, कंपाउंड कौन सा दिया हुआ है? सुक्रोज। और यहाँ पे टेम्परेचर देखो हमारे पास 300 के दिया हुआ है, यानी कि टेम्परेचर हमारे पास 300 के गिवन है, यानी कि इस बार चेंज भी नहीं करना है। ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि पाई की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है ना। देखो अब पाई की वैल्यू बतानी है ना। अब देखो क्वेश्चन में जितनी भी चीजें दी हुई थी वो सब हमने यहाँ पर नोट कर ली, क्वेश्चन में जितनी भी चीजें लिखी हुई थी वो सब हमने यहाँ पर नोट कर ली। अब देखो सब, अब अगला काम होता है हमारा फॉर्मूला लिखना। फॉर्मूला देखो क्या होता है, पाई, एक मिनट, फॉर्मूला देखो हमारा क्या होता है, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं। फॉर्मूला होता है हमारा पाई वी इक्वल टू एन एस टी, फॉर्मूला होता है, यही होता है नहीं होता है फॉर्मूला। आप मेरी बात को समझिएगा यहाँ पर। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पर m इक्वल टू 1/10 है और हमने n इक्वल टू 0.1 कहाँ से कर दिया। आपके दिमाग में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा होगा ये वाला, तो मेरी बात को समझिएगा। इस क्वेश्चन में मोलरिटी गिवन है, लेकिन हमें मोलरिटी से यहाँ कोई मतलब नहीं है, हमें यहाँ पर मतलब है नंबर ऑफ मोल्स से। किससे मतलब है? नंबर ऑफ मोल्स से मतलब है। अच्छा मोलरिटी की डेफिनेशन क्या होती है? 1 लीटर अगर हमारे पास कोई सोल्यूशन है उसमें जितने भी मोल्स होते हैं उसे ही मोलरिटी बोलते हैं, उसे ही तो मोलरिटी बोलते हैं ना। तो अगर 1 लीटर में अगर हमारे पास 0.1 मोल होगा तो इसका मतलब ये होगा कि उसकी मोलरिटी ही तो 1/10 होगी ना, होगी या नहीं होगी। यानी कि हमने 1/10 को जैसे सॉल्व करेंगे तो 0.1 आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब 1 लीटर में केवल 0.1 मोल डिजोल्व है, घुले हुए, और हमें नंबर ऑफ मोल्स की ही वैल्यू तो चाहिए यहाँ पर। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास यहाँ पे समझ में आ गया। अच्छा v यहाँ पर 1 लीटर कहाँ से हमने लाए, तो v का मतलब मोलरिटी की डेफिनेशन ही बोलती है कि 1 लीटर में जितने मोल्स घुले होते हैं उसी को उसकी मोलरिटी कहते हैं। तो 1 लीटर में इतने मोल्स घुले हैं, ये डेफिनेशन से आ रहा है 1 लीटर हमारा। तो देखो हमें पाई की वैल्यू बतानी है, पाई इक्वल टू होता है एन एस टी अपॉन में क्या होता है वी। देखो एन की वैल्यू कितनी यहाँ पे हमने निकाली 0.1 इंटू में एस की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे 0.0821। टेम्परेचर कितना है देखो यहाँ पर केल्विन में ऑलरेडी गिवन है 300 के अपॉन में वॉल्यूम देखो हमारे पास कितना है, केवल 1 लीटर यहाँ पर गिवन है वॉल्यूम, है या नहीं, ठीक है ना 1 लीटर। और हमने बताया था वॉल्यूम हमेशा लीटर में होना चाहिए और टेम्परेचर हमेशा केल्विन में होना चाहिए। लीटर और केल्विन दोनों चीजें वैल्यू मैच हो रही है, सेटिस्फाइड हो रहा है यहाँ पर। तो जैसे हम यहाँ पे पाई की वैल्यू निकालेंगे तो बस आपको इतने के कैलकुलेशन करना है, और जैसे इतने के कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2.463, इतने एटीएम आ जाएगी। क्या आ जाएगी? इतने एटीएम वैल्यू आ जाएगी, और यही आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, आपको ये सारी चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर अगली क्लास में आगे देखेंगे। तो आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। इसमें कोई भी दो राय नहीं, वीडियो आपको समझ में ना आए, वीडियो आपको 100% 101% समझ में आ जाए आएगा। बस आपको करना है क्या है, वीडियो को थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ना है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे वीडियो को, एक मिनट, अगर आप चीजों को ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल 100% चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को आप अपने मित्रों के साथ शेयर करिए, चैनल को मैक्सिमम से मैक्सिमम सब्सक्राइब कराइए, आप अपने लाइक दीजिए। आपके जो भी कंटेंट या आपको लगता है कि भाई इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत है, या जैसे हमारी आवाज स्लो आ रही है, या फिर कंटेंट में कोई प्रॉब्लम है, या फिर जब हम पढ़ा रहे हैं बहुत तेजी के साथ पढ़ा रहे हैं, अगर ऐसी कोई भी समस्या आपके सामने आ रही है, या हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम है, या लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आ रही, या जो हम बोल रहे हैं वो चीजें अगर आपको क्लियर नहीं हो रही है, अगर ऐसी कोई भी समस्या आपके साथ है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपकी क्वेरीज ठीक होंगी तो अगले वीडियो में उसको जरूर से जरूर हम लोग रिजॉल्व करेंगे, हम पूरे से रिजॉल्व करेंगे, ठीक है ना। और ये जो चैनल है, ये जो पीडीएफ है, आपको इस केमिस्ट्री लर्निंग्स नाम के टेलीग्राम चैनल पर आपको ये मिल जाएगी, और आप केमिस्ट्री लर्निंग्स नाम का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।